नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपीएसआई 2025-26 का एग्ज़ाम जो है आपके जनवरी में होना तय है, तो ज़्यादातर उम्मीद है कि ये पेपर आपके जनवरी में हो जाएगा। तो ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स की 51 राउंड इनकाउंटर सीरीज, जिसमें आपके 51 प्रैक्टिस सेट हैं और यह जो है मूल विधि का प्रैक्टिस सेट है, जो कि आपका 51 प्रैक्टिस सेट में से आपके 5-5 करके जो है हर लेक्चर में मैराथन क्लास में आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे चल के 10 प्रैक्टिस सेट भी हो सकते हैं, तो मिला जुला कर देखा जाए तो 10 से 15 दिन में पूरा का पूरा 51 प्रैक्टिस सेट हमको कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। तो आप लोग साथ जुड़िए और जो है वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये पूरा बुक कवर हो जाएगा। साथ ही साथ जो है प्रभात का भी बुक आ चुका है, उसके बाद उसको भी कवर करवाया जाएगा। अंकित भाटी सर की भी बुक कवर हो रही है, सारा आप लोग जो है प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो जो भी लोग नए जुड़े हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, जरूर से जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने में आप लोग जो है कंजूसी न करिए। चलिए शुरुआत करते हैं 51 राउंड इनकाउंटर सीरीज का जो है 5 प्रैक्टिस सेट एक साथ। वीडियो पसंद आएगी तो का पूरा मूल विधि इसमें कवर हो जाएगा, जिसमें आपके सारे के सारे अधिनियम, जैसे भारतीय दंड संहिता अधिनियम, महिलाओं के लिए क्या अधिनियम है, बच्चों के लिए क्या है, अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए क्या अधिनियम ये है, सारे के सारे सूचना के अधिकार, मुख्य रूप से आयकर अधिनियम है, भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम, सारा का सारा इसमें कवर है। और सारे के सारे प्रश्न जो है आपके जो भी आए हैं हर टॉपिक से लेकर के आए हैं। तो 51 प्रैक्टिस सेटों का यह सीरीज है, जिसमें जो है एक एक करके हम लोग जो है 4 से 5 दिनों में पूरा का पूरा 51 प्रैक्टिस सेट कवर कर लेंगे। तो इस सीरीज से अगर आप जुड़ रहे हैं तो आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। जो भी लोग जुड़ रहे हैं, प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहले प्रैक्टिस सेट की इसकी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट में जो है कुल टोटल 51 प्रैक्टिस सेट धीरे धीरे जो है आपका कवर हो जाएगा, जिसमें आज हम लोग पहला प्रैक्टिस सेट कवर करने जा रहे हैं पहले क्वेश्चन से, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब लागू हुआ था? पहला प्रश्न है। तो यह जो है आपका 1950 में लागू हुआ था। ऑप्शन यहाँ से ए सही होगा, कब? 1950 में यह लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन आशुतोष पाने का हक उसी व्यक्ति को है जिसके मूल अधिकारों का अतिक्रमण होता है? यह जो है अनुतोष की बात हो रही है, कौन पाता है या किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? जवाब हो जाएगा, यह जो है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन किया गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, किसमें? अनुच्छेद 32 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति किसमें जनहित याचिका दायर कर सकता है? उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में, या दोनों में? जवाब हो जाता है, जनहित याचिका जो है उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, यानी ये जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, दोनों जगह कर सकता है। बी ऑप्शन यहाँ से आपका सही होगा। चौथा प्रश्न है आपका, किसी अदालत के सामने इलेक्ट्रॉनिक रूप से साक्ष्य पर विशेषज्ञ की राय हासिल करने के प्रयोजन के लिए कौन अपनी राय देगा? मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से कोई साक्ष्य दिया गया है, तो इस पे जो है कौन अपनी राय देगा? तो इस पे राय देने का अधिकार जो है इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य परीक्षक के पास है। ठीक है ना, पहले उसको दिखाया जाएगा कि साक्ष्य सही है या गलत है, उसका पहले परीक्षण किया जाएगा। फेक है वीडियो, जैसे किसी तरह से कोई इमेज जनरेट किया गया है, वीडियो है, तो उसको पहले परीक्षण किया जाएगा कि यह जो है असली है या एआई जनरेट है, यानी जो है फेक वीडियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य है, तो उसको क्या कहा जाता है? विशेष रूप से देखा जाए तो यह जो है आपके जो है साइबर सुरक्षा अधिनियम से यह प्रश्न दिया गया है। जवाब हो जाएगा, इसको जो है फिशिंग कहते हैं। किसे कहते हैं? फिशिंग कहते हैं। डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। छठा प्रश्न दिया गया है, वह कौन सा पहला मामला था जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत आपराधिक मामले के रूप में सामने आया था? जवाब हो जाएगा आपका, यह जो है आपका तमिलनाडु बनाम सुहास कट्टी था।
डी ऑप्शन सही है, क्या तमिलनाडु बनाम सुहाग पट्टी। अगला प्रश्न है, सूचना तकनीकी की किस धारा के परिचयात्मक चोरी के अपराध का उपबंध है। जवाब हो जाएगा, यह जो है आपके धारा 66C में इसका वर्णन किया गया है। धारा 66C में किया गया है। इसके तहत जो है 3 वर्ष के कारावास या 1 लाख का जुर्माना हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कंट्रोलर के कार्यों का वर्णन किस धारा में किया गया है। कंट्रोलर के कार्यों का वर्णन, तो यह जो है सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 18 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है ना, धारा 18 में, इसमें सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कोई बात लागू नहीं होगी। किस पर लागू नहीं होगी, तो इसके ऑप्शन 2 दिए गए हैं। जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी पर। यहाँ से आपका डी सही हो जाएगा, आपका किस पर, उपरोक्त सभी पर। चारों ऑप्शन आपके यहाँ से सही है। 10वां प्रश्न है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 22 के क्लॉज 4 में निरोध की अधिकतम अवधि कितनी कर दी गई है। जवाब हो जाएगा जो है 2 माह कर दी गई है। बी ऑप्शन सही है। कितना कर दिया गया है, पहले 3 माह था, लेकिन इससे घटाकर अब कितना कर दिया गया है, अब इसे 2 माह कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य के किस वर्ष में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था। जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है आपके 31वें जो है वर्ष में जो है गणराज्य के, यानी जो है भारत जब आजाद हुआ था उसके 31वें वर्ष, 31वें वर्ष जोड़ेंगे हो जाएगा 1980। कब, 1980 में यह पारित किया गया था गणराज्य, यानी जो है आपके जब गणराज्य हुआ था, यानी जो है 1950 के बाद की बात कर रहे हैं, जब संविधान बन के लागू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक सेवक के विरुद्ध अभियोजन के मामले में उपधारणा को खंडित करने का भार होता है। जवाब हो जाएगा, यह जो है सदैव अभियुक्त पर होता है। ठीक है ना, अभियुक्त मतलब जिसपे मुकदमा चलाया जाता है उस पर होता है। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कब पारित हुआ था। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कब पारित हुआ था, यह प्रश्न पूछा गया है। तो यह जो है आपका 1988 में पारित हुआ था। सी ऑप्शन सही है, 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर अधिनियम के तहत एक अत्यधिक वरिष्ठ नागरिक के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितने वर्ष से होनी चाहिए। यानी जो है वरिष्ठ नागरिक कितने वर्ष के आयु के लोग कहलाते हैं आयकर अधिनियम में, या आयकर अधिनियम में उनको थोड़ी बहुत छूट भी मिलती है। जवाब हो जाएगा जो है वह 80 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। सी ऑप्शन सही है, 80 वर्ष से जो है क्या है, ऊपर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान आयकर अधिनियम लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। जो इस समय आयकर अधिनियम चल रहा है, या लोकसभा द्वारा कब पारित किया गया था। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी, यह जो है 1961 में पारित किया गया था, और जो है 1 अप्रैल 1962 से लागू हुआ। ध्यान रखिए दोनों चीज, अगर लागू होने की बात किया जाए तो 1962 आ जाएगा आंसर, लेकिन पारित 1961 में हुआ था, और वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से जो है लागू हो गया था 1962। 16वां प्रश्न देखते हैं, अच्छे से देखिएगा इसको। दिया गया है इसमें, यदि कोई सूचना का अधिकार आवेदक जन सूचना अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो क्या करेगा। जवाब हो जाएगा वह जो है
आवेदक द्वारा जन सूचना अधिकारी के निर्णय की प्राप्ति की तारीख के 30 दिनों के भीतर पहली अपील दर्ज कर सकता है, यानी 30 दिनों के भीतर जो है अपील दर्ज कर सकता है। दूसरा दिया है 60 दिनों के भीतर, तो यह गलत हो जाएगा। तो यहाँ से आपका केवल पी सही है, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, लोक प्राधिकारी सूचना उपलब्ध कराएंगे। लोक प्राधिकारी जो है आपको सूचना जो है कैसे उपलब्ध कराते हैं? जैसा जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, या तो निःशुल्क कर सकते हैं या तो ऐसी लागत पर जो मध्यम या मुद्रण लागत मूल्य के लिए विहित है। तो यह जो है या तो फ्री दे सकते हैं या तो कुछ चार्ज लगा के दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 किसका विस्तार है, यानी कहां कहां लागू है सूचना का अधिकार अधिनियम? जवाब हो जाएगा या जो है संपूर्ण भारत पे लागू। ऑप्शन यहाँ से आपका क्या सोचेगा, 20, यह जो है आपके संपूर्ण भारत पर यह लागू है। 19वां प्रश्न देखते हैं, क्या पशुवध को मानवाधिकारों का उल्लंघन माना गया है? 19वां प्रश्न है, जवाब हो जाएगा नहीं, जो है पशुवध को जो है मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं माना गया है। यहां से आपका बी ऑप्शन सही का। हालांकि जो है पशुवध अधिनियम भी बना है, जिसको जो है 1966 में बनाया गया था। 1966 में जो है बनाया गया था यह अधिनियम पशुओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की कौन सी धारा के तहत विशेष जांच एजेंसी का गठन का प्रावधान है? तो यह जो है मानवाधिकार की धारा 37 में इसका जो है उल्लेख किया गया है, यानी विशेष जांच एजेंसी का गठन कर सकती है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब बना था? यह बना था 1993 में। इस चीज को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, कार्यसूची कागजात सामान्यतः प्रत्येक बैठक से कम कितने दिन पूर्व सदस्यों को परिचालित की जाएगी? 21वां प्रश्न। जवाब है आपका यह जो है 2 दिन पूर्व की जाएगी, यानी 2 दिन पहले जो है उनको सूचना दी जाएगी। ये ऑप्शन यहाँ से आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993-94 का कौन सा अधिनियम क्रमांक है? इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन ए, 1993 का अधिनियम क्रमांक 8। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपराध के आगमन को परिभाषित किया गया है, कौन सी धारा में किया गया है पूछा गया है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी, धारा 111 सी में किया गया। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2030 की धारा 111 सी में अपराध के आगमन को जो है क्या किया गया है, परिभाषित किया। अगला प्रश्न है, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि कितना होता है? केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के सदस्य जो होते हैं वो कितने समय तक कार्यभार संभाल सकते हैं? जवाब हो जाएगा यह जो है 3 वर्षों तक रहते हैं। डी ऑप्शन सही है, कितने वर्षों तक? 3 वर्षों तक यह रह सकते हैं। और यह जो है भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के धारा 38 में इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यह जो है 9 सितंबर 1972 को जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो गई थी, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक नागरिक को जल और वायु प्रदूषण से बचने के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकहितवाद संस्थित करने का अधिकार है? जवाब इसका बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी, यह जो है अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद यहाँ से 32 में इसका वर्णन किया गया है।
अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब प्रभावी हुआ था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी, यह जो है 19/11/1986 को जो है यह हुआ था, ठीक है ना, यानी 19 नवंबर 1986 को यह है प्रभावी हुआ था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदेशात्मक चिन्ह किसके निर्देश देते हैं? आदेशात्मक चिन्ह जो होते हैं किसको जो है निर्देश देते हैं? यह जो है यान सुरक्षा अधिनियम या गाड़ियों से लेकर संबंधित प्रश्न है यह। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वाहन चालक, ठीक है ना, वाहन चालक को निर्देश, जो आपके बोर्ड लगे रहते हैं रोड पर, तो इसे कौन समझता है? तो इसे जो है वाहन चालक के लिए यह लगे होते हैं, ताकि जो है उस हिसाब से वाहन को चलाएं। मोटरयान अधिनियम 1988 के अधीन स्थापना पर आपत्तियों का उपबंध किया गया है, किस धारा में किया गया है? मोटरयान अधिनियम से निश्चित रूप से 2 से 3 प्रश्न बने थे पिछली बार। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी, यह जो है धारा 100 में इसका वर्णन किया गया है। बी ऑप्शन सही है, धारा 100 में इसका वर्णन जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2015 कब लागू हुआ था? 2015 में जो है इसमें कुछ बदलाव किए गए थे, तो उसको लागू कब किया गया था? तो यह जो है 7 जनवरी 2015 को लागू किए गए थे मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2015। अगले प्रश्न में दिया गया, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 का वर्ष 2015 में संशोधन किया गया। संशोधित अधिनियम कब लागू हुआ था? ये भी वही चीज पूछा गया है कि 2015 में जब इसमें संशोधन किया गया तो कब लागू किया गया? इसका जवाब हो जाएगा यह जो है 26 जनवरी 2016 को लागू किया गया था अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर न्याय बालकों की देख रेख और संरक्षण अधिनियम 2015 का विस्तार कहां से कहां तक है? जवाब हो जाएगा इसका जो है विस्तार संपूर्ण भारत पे। देखिएगा, कोई सी भी जो है अधिनियम का विस्तार अगर पूछता है तो आप लोग निश्चित रूप से जो है संपूर्ण भारत पे ही रहेगा, क्योंकि जो है जम्मू कश्मीर का जो मामला था उसको भी समाप्त कर दिया गया। कोई भी अधिनियम बनता तो संपूर्ण भारत पे लागू होता, तो सिंपल सा यहाँ से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ? घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून, इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी, यह जो है 2006 में लागू हुआ। सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया, गलत युग्म चुनिए, गलत युग्म इसमें से कौन सा है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, धारा 406 जो है यह मामलों अपीलों के आंतरिक करने की उच्च न्यायालय की शक्ति नहीं होती है। यह जो है उच्चतम न्यायालय की शक्ति होती है, ठीक है ना, यह उच्च नहीं उच्चतम न्यायालय की शक्ति होती है, इसलिए यह गलत है। बाकी सारा का सारा सही है। 353 में निर्णय है, धारा 338 में जो है अग्रिम जमानत है, 482 में अंतर्निहित शक्तियां दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंध पत्र की शर्तें उसमें विहित रकम दुर्लभ नहीं होगी, यह उपबंध दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में विहित है? इसका जवाब हो जाएगा यह जो है धारा 111 में वर्णन। सी सही हो जाएगा, धारा 111। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 कब प्रवृत्ति में हुई थी, यानी कब लागू की गई थी दंड प्रक्रिया संहिता 1973? जवाब हो जाएगा यह जो है आपका 1 अप्रैल 1974 को लागू की गई थी, ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हत्या और मानव वध में अंतर से संबंधित वाद कौन सा है, यानी हत्या क्या है मानव वध क्या है, यह किस वाद में क्लियर हो गया था? जवाब हो जाएगा यह जो है रेग बनाम गोविंदा वाद में जो है इसको क्लियरिटी मिली थी। ये ऑप्शन यहाँ से आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क पागलपन के प्रभाव में ख को जान से मारने की प्रयत्न करता है, यहाँ कौन सी जो है अपराध होगा? यानी क कोई व्यक्ति है जो ख को जान से मारने का जो है प्रयत्न करता है, क्यों? क्योंकि वह जो है पागलपन की स्थिति में है क, तो वह जो है किस तरह की हत्या होगा? जवाब हो जाएगा
यहाँ से ऑप्शन बी, क किसी हत्या का दोषी नहीं है, किंतु ख को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, यानी क अगर हत्या कर देता है तो उसमें कोई चार्ज नहीं लेगा क्योंकि वह पागलपन का शिकार है। लेकिन ख जिसकी हत्या हो रही है उसको भी जो है बचाव का जो है वो है, बचाव में वो भी इसकी जान ले सकता है। ठीक है ना? इसको जो है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वादों में कौन से सामान्य आशय से संबंधित है? सामान्य आशय से संबंधित है। जवाब हो जाता है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ से सही हो जाएगा। बद्री बरिंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर, ये जो है किससे संबंधित? सामान्य आशय से संबंधित है। बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अगला माफ कीजिएगा, यहाँ पर दीजिएगा, यहाँ कूट भी दिया गया है। यहाँ कूट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कूट भी दिया गया है। तो इसमें जो है कौन कौन संबंधित है देखिएगा ध्यान से। 39 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें जो है महबूब शाह बना एम्परर, ये भी सही है। वरिंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर, ये भी सही है। और श्री कांतिया बनाम बम्बई राज, ये भी सही है। यानी तीनों जो है सही है, तो आपका बी ऑप्शन सही है। सिर्फ तीसरा जो है आपका गलत। अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ को देखेंगे, दिया गया है आपका। चलिए शुरुआत करते हैं दूसरे प्रैक्टिस सेट से। जो भी लोग नए जुड़े हैं प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला प्रश्न दिया गया है, जमींदारी किसकी देन है? यानी जमींदारी प्रथा कौन लेकर आया था भारत में? तो यह जो है अंग्रेजों की देन है। अंग्रेज भारत में जमींदारी प्रथा की शुरुआत की थी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकार का अस्तित्व निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? अधिकार का अस्तित्व, जवाब हो जाएगा यह जो है उपचार पर आधारित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपचार पर। तीसरा प्रश्न देखते हैं, दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी जनहित याचिका जीवन के अधिकार यानी राइट टू लाइवहुड, जिसे फुटपाथ पर रहने वालों का मामला भी कहा जाता है, को संदर्भित करता है? तो यह याचिका की अगर हम बात करते हैं तो वो आपका हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर सी, ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम याचिका द्वारा यह संदर्भित किया गया था, जो कि जो है 1985 में आया था। 1985 में यह जो है याचिका आई थी। चौथे प्रश्न में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना, यहाँ कूट भी दिया गया है। देखिएगा यहाँ पर कूट भी दिया गया है। यह जो है कंप्यूटर से जुड़ा हुआ प्रश्न है। कंप्यूटर से है आपका जुड़ा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर चौथा ध्यान से देखिएगा। तो ट्रोजन, ट्रोजन क्या होता है? तो इसको हम लोग मिलाएंगे आपके। यह जो है अधिक अप्राकृतिक प्रोग्राम को प्राकृतिक प्रोग्राम की जगह जारी करता है, यानी गलत प्रोग्राम को जो है सही की तरह पेश करता है। पहले को पहले से मिला देंगे। दूसरा है सलामी आक्रमण। सलामी आक्रमण क्या करता है? तो यह जो है वित्तीय प्रयोजनों के लिए हेरा फेरी करता है। वित्तीय दूसरा को दूसरा से मिला देंगे। डेटा डगलिंग क्या होता है? जवाब हो जाएगा यह जो है अवैध या अनधिकृत डेटा होता है। ठीक है ना? तीसरे को तीसरे से भी लग रहा है सीधे तौर पर मिले हैं। और वेब जैकिंग चौथा जो बचा है इस पे मिला देंगे। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पहला ये आपका सही हो जाएगा। पहले को फर्स्ट से, दूसरे को दूसरे से और तीसरे को तीसरे से हम लोग जो है मिला देंगे। पांचवें प्रश्न को देखते हैं। इसमें दिया गया है, इनमें से क्या एक प्रकार का साइबर अपराध है जिसका उपयोग साइबर अपराधी एक सिस्टम या नेटवर्क प्रतिबंधित करने के लिए करते हैं? जवाब हो जाएगा यह जो है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल है। ऑप्शन यहाँ पर यहाँ से ए से होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ यह प्रश्न है। साइबर सिक्योरिटी से आपके एक से दो प्रश्न निश्चित रूप से आपके पेपर में पूछे जाएंगे। बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में आपका दिया गया है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? इसमें कितनी अनुसूचियां हैं? जवाब हो जाएगा इसमें कुल जो है 2 अनुसूचियां हैं। बी ऑप्शन सही होगा, कितनी है? 2 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना तकनीकी अधिनियम की धारा 66 सी के अधीन
अपराध कारित करने पर कितने रुपए तक का जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता है? सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम है, इसका उल्लंघन करने पर आपको कितना जुर्माना और कारावास हो सकता है, यह पूछा गया है। सिर्फ जुर्माने के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। जवाब हो जाएगा इसके तहत जो है आपके 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। और इसमें जो है धारा 66C 1 लाख तक के जुर्माना और 3 साल की सजा। तब सजा के बारे में भी पूछ सकता है। 1 लाख जुर्माना और 3 साल की सजा हो सकती है। यह आपका 7वां प्रश्न था। बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। दिया गया है आपका विदेशी प्रमाणकर्ता प्राधिकारियों की मान्यता के बारे में उपबंध किया गया है। कौन सी धारा में उपबंध किया गया है? तो यह जो है सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम के धारा 19 फर्स्ट में किया गया है। ठीक है ना, धारा 19 फर्स्ट में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का उद्देश्य क्या है? 9वां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा इसका उद्देश्य जो है उपरोक्त सभी है। उपरोक्त सभी यानी इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य को मान्यता प्राप्त कर देना बिल्कुल सही है। सरकारी अभिकरणों में दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल करना जो है सुकर बनाना, ये भी सही है। और संसूचना और सूचना के भंडारण के कागज आधारित तरीकों के अनुविकल्पों उपयोग को विधि मान्यता प्रदान करना, ये भी आपका सही हो जाएगा। दसवां प्रश्न दिया गया है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 22 के खंड 4 और 7 में संशोधन कर निवारक विधियों के क्षेत्र को सीमित किया गया है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यह जो है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, इसके तहत जो है इसको किया गया है। इसकी अगर जो है बात किया जाए तो इसमें 3 माह से अवधि को घटाकर कितना कर दिया गया है? 2 माह कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 कब बना था? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, इसका जवाब है आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 27 दिसंबर 1980 को बना था। 27 दिसंबर 1980। अगला प्रश्न है जहां किसी भी कारणवश शंका पैदा हो जाए कि अभियोजन के लिए अपेक्षित पूर्व मंजूरी केंद्रीय, राज्य या किसी अन्य अधिकारी में से किसके द्वारा ली जानी चाहिए, वहां ऐसी मंजूरी दी जाएगी। तो कैसी मंजूरी दी जाएगी? तो देखते हैं इस प्रश्न को थोड़ा अच्छे से देखिएगा। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहां से डी। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या है आपका? उस सरकार या प्राधिकारी द्वारा जो लेख सेवक को उसके पद से उस समय हटाने के लिए सक्षम था जिस समय अपराध किया जाना जो है अविकथित है। डी ऑप्शन यहाँ से आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कब हुई थी? यानी उनको राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली थी? भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम जो कि 1988 में बना था। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। इनको जो है मंजूरी 9/9/1988 को मिली। ठीक है ना, 9/9/1988। यहाँ से आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न है ऐसा कोई भी सौदा जिसमें संपत्ति एक व्यक्ति के नाम स्थानांतरित की जाती है और भुगतान किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किया जाता है, तो वह सौदा कैसा सौदा कहलाता है? तो उसके जो है बेनामी लेन देन कहते हैं। ठीक है ना, बी ऑप्शन सही है, बेनामी लेन देन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न दिया गया है वर्तमान आयकर अधिनियम कब लागू हुआ था? इसका जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए। 1 अप्रैल 1962 को जो है आयकर अधिनियम लागू हुआ था। ये ऑप्शन सही होगा, 1 अप्रैल 1962। अगला प्रश्न है सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत किसी लोक सूचना अधिकारी से सूचना न मिलने पर कितने दिनों के भीतर एक सूचना प्रार्थी
प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के पास अपनी अपील दर्ज कर सकता है? इसका जवाब हो जाएगा यह जो है ऑप्शन ए, 30 दिनों के भीतर आप जो है अपना अपील दर्ज करा सकता है। 17वें क्वेश्चन में दिया गया है, अगर लोक सूचना अधिकारी सूचना की अधिकार अधिनियम के तहत विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना प्रार्थी को सूचना देने में असफल रहता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाएगा प्रश्न में पूछा गया है। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी, उसको जो है मानित अस्वीकृति कहा जाएगा। डी ऑप्शन से जो है क्या, मानित अस्वीकृति। 18 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है, सूचना का अधिकार किस राज्य में प्रभावी है? सूचना का अधिकार, इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी, यह जो है सभी राज्यों में है। सभी राज्यों में सूचना का अधिकार है यहाँ से, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की इसके अंतिम होने के कितने समय से पूर्व मुद्रित की जाएगी? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 माह से पूर्व जो है मुद्रित की जाती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण का प्रावधान किया गया है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, धारा 38 में किया गया है। सी ऑप्शन सही है, धारा 38। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को परिवाद भेजने के माध्यम के संबंध में क्या सही है? इसका जवाब है फैक्स के माध्यम से भेजा जाता है। ऑप्शन यहाँ से ये सही है, किससे माध्यम से? फैक्स के माध्यम से भेजा जाता है। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 कब बना था? तो यह जो है आपका 28 सितंबर 1993 को बना था। डी ऑप्शन सही है, 28 सितंबर 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में अवचार दंडनीय कृति है? किस धारा के अंतर्गत जो है दंडनीय कृति है, यानी अपराध है? जवाब हो जाएगा आपका धारा 355 के जो है तहत यह अपराध है। ए ऑप्शन सही है, धारा 355। अगला प्रश्न है, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के क्या कार्य हैं? केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 1993 कब प्रवृत्ति में आया था, यानी कब लागू किया गया था वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम? जवाब है आपका ऑप्शन ए, यह जो है 4 अगस्त 1992 को प्रवृत्ति में आया था। ए ऑप्शन सही होगा, 4 अगस्त 1992। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण की सीमा एवं मानदंड का निर्धारण निम्नलिखित में से किस वाद में किया गया? ध्वनि प्रदूषण की सीमा एवं मापदंड का निर्धारण, यानी कितना अधिक ध्वनि रहेगा तो ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आएगा। इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए, इन री ध्वनि प्रदूषण। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? इन री ध्वनि प्रदूषण। ऑप्शन ए यहाँ से ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कब बना था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, तो यह बना था आपका 23 मई 1986 को। बी ऑप्शन सही है, कब? 23 मई 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदेशात्मक चिन्ह की आकृति कैसी होती है? आदेशात्मक चिन्ह की आकृति के बारे में पूछा गया है। तो यह जो है आपका गोलाकृति होती है। सी ऑप्शन से यह कैसी होती है? गोलाकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजनाओं का रद्दकरण व उपांतरण का उपबंध मोटरयान अधिनियम की किस धारा में है? तो यह जो है मोटरयान अधिनियम की धारा 102 में इसका वर्णन किया गया है। बी ऑप्शन सही है, धारा 102 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 कब प्रवृत्ति में आया था? मोटर वाहन अधिनियम 1988। इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी। यह जो है 1 जुलाई 1989 को आया था। बी ऑप्शन सही है, 1 जुलाई 1989। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 का विस्तार कहां तक है? अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के बारे में बात हो रही है। जवाब हो जाएगा यह जो है, इसका विस्तार देखा जाए तो संपूर्ण भारत पर है। कहाँ है? संपूर्ण भारत पे है। और इसके बारे में अगर वर्णन की बात किया जाए तो धारा फर्स्ट के क्लॉज 2 में इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, किशोर न्याय यानी बालकों की देख रेख व संरक्षण अधिनियम 2015 कब लागू हुआ था? जवाब हो जाएगा, यह अधिनियम जो है आपका 15 जनवरी 2016 को लागू हुआ था। बना था 2015 में, लेकिन लागू होने में जो है इसे 15 जनवरी 2016 को इसे लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का विस्तार कहां तक है? जवाब हो जाएगा, इसका विस्तार भी संपूर्ण भारत में है। देखिए, जब तक जो है जम्मू कश्मीर जो है स्पेशल राज्य था, तब तक जो है वहां पर बहुत सारे नियम नहीं लगते थे, लेकिन जब से इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, तब से जो है संपूर्ण भारत पर कोई भी जो है कानून बनता है तो उसका विस्तार हो जाता है। तो जो है ऐसा कोई भी प्रश्न आए तो जो है ज्यादातर उसका आंसर संपूर्ण भारत पर ही रहेगा। जवाब हो जाता है आपका संपूर्ण भारत पर है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ये सही हो जाएगा। अगला है, प्रतिकर भुगतान किससे संबंधित है? प्रतिकर भुगतान यह जो है आपका धारा 357 से, धारा 357 से जो है इसका वर्णन किया गया है। यह जो है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 357 में इसका वर्णन है। अगला प्रश्न है, पत्नियों, बच्चों और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश सीआरपीसी की किस धारा के तहत जारी किए जा सकते हैं? भरण पोषण का आदेश जो है सीआरपीसी की किस धारा में इसका वर्णन किया गया है? जवाब हो जाएगा, यह जो है धारा 125 में इसका वर्णन है। इसकी सीआरपीसी की, भारतीय दंड संहिता नहीं, सीआरपीसी की धारा जो है 125 में वर्णन किया गया है। ऑप्शन यहाँ से ये सही होगा। सीआरपीसी मतलब दंड प्रक्रिया संहिता 1973। आगे देखते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? तो ये जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति 25 जनवरी 1974 को हुई थी। यहां से बी ऑप्शन सही है, 25 जनवरी 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य वाद किससे संबंधित है? बिरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य। जवाब हो जाएगा आपका, यह जो है हत्या से संबंधित है। बी ऑप्शन सही हो, किससे संबंधित है? हत्या से संबंधित यह वाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यक्ति है जो जिसका नाम है, पागलपन के प्रभाव से ब के प्राण लेने का प्रयास करता है। जो है पागलपन की स्थिति में है और ब को वह मारना चाहता है। तो इस स्थिति में वो अपराध है कि नहीं है, इसके बारे में वर्णन किया गया है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ब को आत्मरक्षा का अधिकार है, यद्यपि पागल है। यानी अगर ब को मार देता है जान से, फिर भी जो है को कोई सजा नहीं मिलेगी, लेकिन ब को जो है आत्मरक्षा का जो है अधिकार है, वह अपनी रक्षा खुद कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महबूब शाह का वाद किस पर आधारित है? महबूब शाह का वाद। जवाब हो जाएगा, यह जो है इसका संबंध सामान्य आशय से है। ये ऑप्शन सही है, किससे है? सामान्य आशय से। 40 नंबर का प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता 1860 को अधिनियम किया गया था।
कब अधिनियमित किया गया था? भारतीय दंड संहिता जो है 1860 बना था, वह कब लागू किया गया था, इसकी बात हो रही है। तो यह जो है 6 अक्टूबर 1860 को यह लागू किया गया था। ए ऑप्शन सही होगा, कब? 6 अक्टूबर 1860 को। तौर पर यहाँ से मिलने की संभावनाएं सबसे ज्यादा रहती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं तीसरे प्रैक्टिस सेट से। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जो है डेली आपके लिए जो है सारे के सारे प्रैक्टिस सेट जो है विद इन 10 से 15 दिनों के अंदर पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला दिया गया है, जमींदारी उन्मूलन समिति के तत्कालीन अध्यक्ष कौन थे? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये थे आपके गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है ना, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। और जो है इसके उपाध्यक्ष की बात किया जाए तो हुकुम सिंह थे। दोनों का नाम याद रखिए, कोई भी पूछा जाता है तो यहाँ से आपका हो जाएगा पंडित गोविंद बल्लभ पंत। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है, एक अपंजीकृत संघ भी अनुच्छेद 32 के रिट के लिए आवेदन दे सकता है यदि वह किसी सार्वजनिक हित के लिए ऐसा करना चाहता है, तो यह किस वाद में आधारित किया गया है? जवाब हो जाएगा यह जो है अखिल भारतीय रेलवे शोषित कर्मचारी संघ बनाम भारत संघ के द्वारा यह वाद में यह बात को निर्धारित किया गया है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरे प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित दो कथनों के बीच संबंध चुनिए। कथन ये दिया गया है, जनहित याचिका यानी पीएल अधिष्ठित यानी लोकस स्टडी के नियम का विस्तार करती है। दूसरा है, जनहित याचिका में पत्रकाव्यत्य क्षेत्राधिकार का न्यायालय द्वारा प्रतिष्ठापन किया जाता है। जवाब हो जाएगा यह जो है ए और बी दोनों सही है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से ए। चौथे क्वेश्चन में जो है सही कथन चुनना है। इनमें से कथन कौन सा सही है? जवाब होता है ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी कथन सही। क्या दिया गया है? पहला दिया गया है, वेब डिफेंसमेंट का अपराध कंप्यूटर की वेबसाइट के वास्तविक होम पेज को हटाकर उसके स्थान पर दूसरा होम पेज डालकर किया जाता है। ये भी सही है। दूसरा है, ईमेल स्पूफिंग अपराध ईमेल के जरिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। तीसरा दिया गया, साइबर कूट रचना में अपराधी कंप्यूटर प्रिंटर्स और स्कैनर के जरिए कूट रचना का अपराध करता है, ये भी सही है। तो तीनों आपके सही जवाब में आ जाएगा। पांचवा प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है, इनमें से क्या एक प्रकार का साइबर अपराध हमला है जहां साइबर अपराधी नेटवर्क को नष्ट करने के लिए व्यर्थ ट्रैफिक से वेबसाइट भर देते हैं, यानी ट्रैफिक इतना ज्यादा कर देंगे कि कोई जो है रियल उसको खोलना चाहेगा तो उस पर जो है खुलेगा ही नहीं, ओपन ही नहीं होगा वेबसाइट। तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको जो है आपके डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक कहा जाता है। यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। छठवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छठवें प्रश्न में आपका दिया गया है, सूचना तकनीकी, ध्यान रखिएगा, सूचना तकनीकी अधिनियम की धारा 66C के अधीन अपराध का विचारण कौन करता है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रथम श्रेणी का जो है मजिस्ट्रेट करता है। ये ऑप्शन हो जाएगा कौन? प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पद साइबर स्पेस के संबंध में गलत है? साइबर स्पेस के संबंध में इनमें से कौन सा गलत है? ऑप्शन देखते हैं। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है यह गलत है, यानी साइबर स्पेस शब्द पद को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत परिभाषित किया गया, यह जो है गलत दिया गया है। आठवां प्रश्न दिया गया है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 पारित किया गया था, कब यह पारित किया गया था? जवाब हो जाएगा यह जो है 9 जून सन 2000 को पारित किया गया था, सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम। नवा प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 22 के क्लॉज 5 में गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? गिरफ्तार व्यक्ति को
जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों अधिकार देता है। यानी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है, बिल्कुल है। दूसरा है गिरफ्तारी के आदेशों के विरुद्ध अभ्युदन करने का भी अधिकार है, बिल्कुल ये सही है। तो दोनों आपका सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का विस्तार कहाँ तक है? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जो है आपका संपूर्ण भारत पर है। कोई भी अधिनियम की अगर हम बात करते हैं तो वह जो है संपूर्ण भारत पर ही होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम बनने की अगर बात किया जाए तो यह जो है 1980 में बनकर तैयार हुआ था, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। 11 नंबर का प्रश्न दिया गया है, कोई न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन किसी जांच, विचारण, अभ्युदन या अन्य कार्यवाही में पारित किसी अंतर्वर्ती आदेश के संदर्भ में किन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकेगा? जवाब हो जाएगा यह जो है पुनरीक्षीकरण नहीं कर सकेगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, पुनरीक्षीण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का संक्षिप्त रूप कौन सा है? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जो है क्रमांक 49 है और सन 1988 में बना था। ये ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, पूंजी लाभ उत्पन्न होता है, पूंजी लाभ उत्पन्न होता है, जवाब हो जाएगा किसी पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण पर जो है पूंजी लाभ उत्पन्न होता है। ये ऑप्शन यहाँ से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना अधिकारी द्वारा बगैर समुचित कारण के आवेदन लेने अथवा सूचना न देने पर सूचना आयोग संबंधित अधिकारी पर कितने रुपए प्रतिदिन की दर से जुर्माना अधिरोपित कर सकता है? यानी सूचना अधिकार मांगा गया सूचना, तो अगर सूचना नहीं दे रहा है तो कितने रुपए प्रतिदिन जो है उस पर जुर्माना लग सकता है? जवाब हो जाएगा 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जो है जुर्माना लग सकता है। सूचना अधिकार अधिनियम कब बना था? 2005 में। 2005 में जो है सूचना अधिकार अधिनियम बना था। जो है धारा 8 में इसका वर्णन किया गया है। 15वां प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम की कौन सी धारा में सूचना के प्रकटीकरण से छूट प्रदान करती है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यह जो है धारा 8 में जो है इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार 2005 लागू होगा। वही सिंपल सी बात है, कोई अधिनियम बन रहा है तो सारे भारत पे ही लागू होगा। ये ऑप्शन सही होगा, संपूर्ण भारतवर्ष पे होगा। 17 नंबर प्रश्न है, जिसको जो है 7 से 9 अक्टूबर 1991 को पेरिस में आयोजित मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय संस्थानों पर पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में परिभाषित किया गया था। किस अधिनियम या किस अधिकार की बात हो रही है? जवाब हो जाएगा यह जो है पेरिस सिद्धांत कहलाता है। बी ऑप्शन सही है क्या? पेरिस सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं राज्य मानवाधिकार के प्रत्येक सदस्य और अधिकारी की प्रायश्चित क्या है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, यह जो है भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 में लोक सेवक है। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को परिवाद किस भाषा में भेजा जा सकता है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी, यह जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में भेज सकते हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा। 20वां प्रश्न देखेंगे, इसमें दिया गया है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का विस्तार कहाँ तक है? जवाब हो जाता है इसका विस्तार जो है संपूर्ण भारत पर है। हर प्रश्न जो है इस तरह से एक आ ही रहा है, तो संपूर्ण भारत पर है। देखिए यहाँ पर कई सारे ऑप्शन, देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, इसमें कई सारे ऑप्शन दे दिए हैं। संपूर्ण एक तो भारत पर हो गया। 20वां प्रश्न है
तो इसमें जो है कुल सीमाओं के साथ जम्मू कश्मीर राज्य में ये तो गलत हो जाएगा। संविधान की 7वीं अनुसूची में 103 से संबंधित विषय जम्मू कश्मीर पर, ये भी गलत हो जाएगा। संपूर्ण मध्य प्रदेश पे भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा केवल पहला, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत जारी प्रत्येक समन कैसा होगा? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, यह जो है लिखित भी हो सकता है, 2 प्रतियों में होगा और न्यायालय द्वारा हस्ताक्षरित होगा। ठीक है ना, लिखित मिलेगा, 2 उसकी 2 प्रतियां होंगी और न्यायालय का जो है उस पे हस्ताक्षर होगा। तो हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन का प्रावधान है। हाँ, प्रावधान है। जवाब हो जाएगा यह जो है धारा 38 के क्लॉज यल में है। ये ऑप्शन सही है, धारा 38 के क्लॉज यल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 23वां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा यह जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित हुआ था। बी ऑप्शन सही है, 1972। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रत्येक नागरिक पर प्राकृतिक पर्यावरण का संवर्धन तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखने का कर्तव्य आरोपित करता है? जवाब हो जाएगा यह जो है अनुच्छेद 51 ए करता है। कौन करता है? अनुच्छेद 51 ए करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां दिया गया है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कुल कितनी धाराएं हैं? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धाराओं के बारे में पूछा गया है। तो इसमें जो है कुल 26 धाराएं हैं। कुल 26 धाराएं हैं और 4 अध्याय है। कितना अध्याय है? 4 आधा जो है अध्याय है। 26वें प्रश्न को देखेंगे। जो भी लोग जुड़ रहे हैं प्लीज एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। क्वेश्चन दिया गया है, चेतावनी देने वाले चिन्ह किसको निर्दिष्ट करते हैं? तो यह जो है वाहन चालकों को करते हैं। वाहन चालकों को करते हैं। ऑप्शन यहां से आपका ये सही होगा। अगला प्रश्न है, मोटरयान अधिनियम की किस धारा में राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति है? तो यह जो है धारा 107 में इसका वर्णन किया गया है। धारा 107 में इसका वर्णन जो है किया गया है। अगला प्रश्न है, मोटरयान अधिनियम 1988 कितने अध्यायों में वर्णित? इसके कितने भाग हैं पूछा गया, कितने अध्याय हैं इसमें? तो इसमें जो है कुल 14 अध्याय। ठीक है ना, कुल कितने अध्याय हैं? 14 अध्याय हैं और 217, ध्यान रखिएगा 217 धाराएं हैं। 14 अध्याय, 217 धाराएं हैं और यह जो है 1988 में बना था। तीनों को याद रखिए, इनमें से कोई एक पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम कब जो है प्रवर्तित हुआ था? अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम, जवाब हो जाएगा यह जो है जनवरी 1990 में बना था। कब बना था? जनवरी 1990 में है आपका बन के तैयार हो गया था। और इसमें जो है कुल 23 धाराएं हैं। ध्यान रखिएगा कितने हैं? कुल 23 धाराएं इसमें वर्णित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर न्याय यानी बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 में कुल कितनी धाराएं हैं? किशोर न्याय अधिनियम में जो कि 2015 में बना था, इसकी धाराओं की बात की गई है। तो इसमें जो है कुल 112 धाराएं। कितनी हैं? 112 धाराएं हैं। सी ऑप्शन सही जाएगा। 31वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम को राष्ट्रपति से स्वीकृति कब मिली? घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम को, जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यह जो है 13 दिसंबर 2005 को इसको मंजूरी मिल गई थी राष्ट्रपति। 13 दिसंबर 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीड़ित प्रतिकर स्कीम आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के तहत
बनाई गई थी, जो अपराध पीड़ितों के कल्याण और पुनर्वास के लिए थी। यह दंड के किस सिद्धांत का एक प्रकार है? जवाब हो जाएगा यह जो है क्षतिपूर्त, ठीक है ना, क्षतिपूर्त सिद्धांत का प्रकार है। ऑप्शन यहां से ए सही होगा। 33वां प्रश्न देखते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इसको ध्यान से समझेंगे, इसी तरह से आपके पेपर में प्रश्न बनने वाले हैं। इस बार दिया गया है, मामला भारतीय अदालत में दायर किया गया एक निर्वाह व्यय से संबंधित मुकदमा था। इस मामले में 62 वर्षीय मुस्लिम महिला को उसके पति ने 1978 में तलाक दे दिया था। उसने अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए धन मांगा और उच्च न्यायालय में मुकदमा जीत भी लिया, परंतु उसके निर्वाह व्यय नहीं दिया गया, क्योंकि उसी दरमियान देश के कानूनों में बदलाव कर दिए। तो यह किस मामला के बात यहाँ पे हो रहा? जवाब हो जाएगा यह जो है आपका शाहबानो मामला था। शाहबानो कौन थी? मोहम्मद अहमद खान जो है बनाम शाहबानो मामले में ऐसा किया गया, और यह जो है बहुत जो है फेमस वाद है, इसके बारे में पूछा जाता है। 34वां प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संशोधन अधिनियम 2013 कब लागू हुआ था? दंड प्रक्रिया संशोधन अधिनियम 2013 लागू कब हुआ था? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए, 3 फरवरी 2013 को यह लागू हुआ था। 3 फरवरी 2013। 35वां प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 303 को रद्द कर दिया था, जिसके अनुसार एक आजीवन कैदी द्वारा की गई हत्या के लिए उसे अनिवार्य मृत्युदंड दिया जाना चाहिए? तो यह जो है किस जो है मामले में रद्द कर दिया गया था? जवाब हो जाएगा यह जो है मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य मामला था, ठीक है ना, मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य मामला आया। 36वां प्रश्न दिया गया है, भारतीय दंड संहिता में प्रतिरक्षा के अधिकार पर निर्बंध वर्णित है। प्रतिरक्षा के जो है अधिकार पर निर्बंध किसमें वर्णित है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन सी, यह जो है धारा 99 में इसका वर्णन किया गया है। और यह जो है भारतीय दंड संहिता अधिनियम जो है कि 1860 वाली की बात हो रही है, 1860 वाली दंड प्रक्रिया संहिता अधिनियम की बात हो रही है। 37वां प्रश्न है, सामान्य आशय का प्रावधान किसमें दिया गया है? सामान्य आशय का प्रावधान, जवाब हो जाएगा यह जो है धारा 34 में इसका वर्णन किया गया, धारा 34 में। 38वां प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता कहाँ लागू है? भारतीय न्याय संहिता, वही प्रश्न घुमा के पूछा गया है। जवाब हो जाएगा यह जो है संपूर्ण भारत में लागू हुई है भारतीय न्याय संहिता। जो है भारतीय न्याय संहिता कब बना है? तो यह जो है 2023 में बना है, 2023 में बना है। यह जो है इसी से प्रश्न आएंगे। 39 नंबर प्रश्न दिया गया है आपका, भारतीय दंड संहिता कहाँ लागू है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन ए, यह जो है संपूर्ण भारत पे लागू है। और इस प्रैक्टिस सेट का यह लास्ट क्वेश्चन दिया गया है। इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की किस धारा में जमानत शब्द जो है आपके लेटेस्ट पैटर्न पर है? इसी तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मूल विधि का स्पेशल क्लास है, तो आप लोग जो है जो भी लोग नए जुड़े हैं प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन दिया गया है, जमींदारी उन्मूलन समिति के तत्कालीन उपाध्यक्ष कौन थे? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये थे आपके हुकुम। जमींदारी उन्मूलन के तत्कालीन जो है उपाध्यक्ष कौन थे? हुकुम सिंह थे। और उस समय मुख्यमंत्री की अगर हम बात करते हैं तो थे आपके पंडित गोविंद वल्लभ पंत के समय में जमींदारी उन्मूलन आया था। दूसरा प्रश्न दिया गया है, किस वाद में अवधारित किया गया कि कोई भी पंजीकृत सोसाइटी गैर राजनीतिक स्वैच्छिक संघ अनुच्छेद 32 के अधीन उपचार के लिए रिट याचिका फाइल कर सकता है? इसके अनुच्छेद 32 के तहत एक किस वाद में आया था? तो यह जो है डीएस नकारा बनाम भारत संघ वाद में आया था। ये ऑप्शन सजेगा कौन? डीएस नकारा बनाम
भारत संघ राज्य में आया था और यह जो है 1988 में यह मामला आया था। तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, पीआईएल किस पर आधारित है? पीआईएल किस पे आधारित है यह पूछा गया है आपको। जवाब हो जाएगा यह जो है आपके सामाजिक इंजीनियरिंग पर आधारित है। सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा, यहाँ से सामाजिक इंजीनियरिंग, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसका जो है पीआईएल का जो है सर्वप्रथम उपयोग जो है कहाँ किया गया था? सर्वप्रथम उपयोग जो है आपके अमेरिका में पाया गया था। और भारत में लाने का श्रेय जो है पीएन भगवती को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन साइबर अपराध के प्रकार में शामिल है? साइबर अपराध के प्रकार में कौन कौन सी चीज शामिल है? जवाब हो जाएगा इसमें जो है की लागस डेटा डिडलिंग आता है और साइबर आतंकवाद ट्रोजन आता है। साइबर आतंकवाद इसमें ट्रोजन भी है, इसमें हैकिंग भी है, सलामी आक्रमक भी है, तो सभी के सभी हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे सेवा से वंचित यानी डिनाइल ऑफ सर्विस अपराध माना जाता है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर जो है नेटवर्क पर उपयोगकर्ताओं की भरमार होना जिससे वैध नेटवर्क ट्रैफिक रुक जाना, ठीक है ना। यानी जो है ट्रैफिक इतना दिया जाता है कि जो आपकी जो लीगल चीजें हैं वह नहीं हो पाती है, इतना ज्यादा उस पर ट्रैफिक डाल दिया जाएगा, वो भी वर्चुअल तरीके से। ये चीज सही हो जाएगा। दूसरा हो जाए इंटरनेट कनेक्शन में बाधा हो जाता है, तो ये भी आपका सहीयत हो जाएगा, ए और बी दोनों, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना तकनीकी अधिनियम की किस धारा के अधीन धोखे द्वारा कंप्यूटर के स्रोतों का प्रतिरूपण को अपराध घोषित किया गया है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से छठे का सी सही हो जाएगा। धारा 66 डी में इसका वर्णन किया गया, इसमें धारा 66 डी में। सातवां प्रश्न है, किसके तहत भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई द्वारा प्रस्तुत की गई एक संकल्पना है जिसमें एक व्यक्ति कारोबार प्रचार वाले फोन और संदेश रोकने के लिए अपने फोन का विवरण पंजीकृत करा सकता है? कौन करा सकता है पूछा गया है। जवाब हो जाएगा यह जो है परेशान न करें यानी डू नॉट डिस्टर्ब। आप लोग देखते हैं बार बार आपके आता है कि अपने जो है एसएमएस जो है बाहरी एसएमएस आ रहे हैं जिसको आपको आवश्यकता नहीं है, तो आप जो है डू नॉट डिस्टर्ब जो है कर सकते हैं यानी ऑन करा सकते हैं, जिसमें आपको जो है एक एसएमएस सेंड करना रहता है तो आपके मोबाइल पर डू नॉट डिस्टर्ब आ जाएगा, तो इससे क्या होगा कोई भी कंपनी का कॉल या एसएमएस आपके फोन पर नहीं आएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 संपूर्ण भारत में प्रयुक्त में लागू हुआ, कब आया था सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यह जो है 17 अक्टूबर सन 2000 को आया था, 17 अक्टूबर सन 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद का संरक्षण उन सभी व्यक्तियों को प्राप्त है जिन्हें फोबीपोसा के अधीन निरुद्ध किया गया है? इसके तहत फोबीपोसा कानून के तहत जो है निरुद्ध किया गया है, तो इस जो है किस अनुच्छेद के तहत इनको संरक्षण मिलता है यह पूछा गया। तो यह जो है अनुच्छेद 22 के क्लॉज 5 में इसके संरक्षण की बात की गई, बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा 90 का, ठीक है ना। और यह जो है किस मामले में किया गया था, यह जो है नरेंद्र बनाम बीबी गुजरात मामले में 1970 जो है 70 में यह मामला आया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को किस सन में कानूनी दर्जा प्रदान किया गया था? राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को जवाब हो जाएगा यह जो है 1980 में दिया गया था, सी ऑप्शन हो जाएगा कब 1980 में कानूनी दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध से आरोपित कोई व्यक्ति प्रतिरक्षा पक्ष के लिए सक्षम साक्षी होगा, यह उपबंध किस धारा में दिया गया है?
तो यह जो है उपबंध धारा 21 में दिया गया। इसमें भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम 1900 जो है, माफ कीजिएगा, हाँ, भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम 1988 के धारा 21 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है ना। आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा कौन सा अधिनियम कब बना था, एक प्रश्न यहाँ से जो है निश्चित रूप से पूछा गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, लोक सेवक उपबंधित है। भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम की किस धारा में जो है लोक सेवक का वर्णन किया गया है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह जो है भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम 1988 के धारा 2C में इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, आयकर अधिनियम में किस फॉर्म का एक प्रमाण पत्र है? कौन सा फॉर्म है जो एक प्रमाण पत्र है जो नियोक्ता अपने कर्मचारियों को देता है? यह नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के वेतन से काटे गए कर की राशि प्रमाणित करता है। तो कौन सा फॉर्म होता है? तो यह जो है फॉर्म 16 होता है। ठीक है ना। कौन सा फॉर्म होता है? फॉर्म 16 यह होता है। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। इसमें जो है कर्मचारियों का जो भी वेतन कटता है उसके बारे में जो है इसमें जो है उल्लेखित होता है। अगला प्रश्न है, आयकर अधिनियम की धारा 2 फर्स्ट ए में क्या उल्लेखित है? आयकर अधिनियम, जवाब हो जाएगा इसमें जो है आपके कृषि आय का वर्णन किया गया है। सी ऑप्शन होगा, किसका वर्णन किया गया है? कृषि आय का वर्णन किया गया है। बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, इसी तरह से बड़े बड़े क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। दिया गया है, सूचना अधिकार के तहत केंद्रीय सूचना अधिकारी अथवा राज्य सूचना अधिकारी द्वारा बिना नियुक्ति युक्त कारण के सूचना के लिए आवेदन पत्र अस्वीकार करने अथवा गलत सूचना देने पर अधिकतम जुर्माना कितना लगाया जा सकता है? यानी कोई गलत सूचना देता है, सूचना अधिकारी है, वह गलत सूचना देता है तो उस पे कितना जो है जुर्माना लग सकता है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी, 25,000 रुपए जुर्माना लग सकता है। और ये किसमें वर्णन है? इसे जो है धारा 20 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा, 25,000 का जुर्माना लगता है। अगला प्रश्न है, ऐसी सूचना जिसके प्रकटीकरण से न्यायालय का अवमान हो लोक प्राधिकारियों द्वारा दी जा सकती है? क्या दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती है, या जो है राष्ट्रपति पर निर्भर करेगा? जवाब हो जाएगा यह जो है आपकी नहीं दी जा सकती। ठीक है ना। ऐसी सूचना जिसके प्रकटीकरण से न्यायालय का अवमान हो, यानी न्यायालय द्वारा जो है उसका अवमान हो तो उसको नहीं दिया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार अधिनियम की कौन सी धारा के उपबंध तुरंत अर्थात 15/6/2005 से ही प्रभावी होंगे? जवाब हो जाएगा यह जो है सभी धाराएं, जिस दिन कानून बनेगा उसी दिन से सभी धाराएं लागू हो जाएंगी। तो आपकी कोई भी धारा दिया जाता है तो जिस दिन कानून लागू होगा उसी दिन से सारे धाराएं लागू हो जाती हैं। तो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की भाषा सभी पुरुषों को समान बनाया है। ठीक है ना। सभी मनुष्यों को समान बनाया गया है में बदलने के लिए कौन जिम्मेदार था? जवाब हो जाएगा आपका इसके लिए जो है आपके हंसा मेहता जिम्मेदार थे। डी ऑप्शन सही का, हंसा मेहता। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति किसके जो है प्राप्त है? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के उपबंधों को, जवाब हो जाएगा यह शक्ति जो है धारा 40 में केंद्र सरकार को भी प्राप्त है और धारा 41 में जो है राज्य सरकार का वर्णन किया गया उसे भी प्राप्त है। तो यहाँ से सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों।
20वें प्रश्न में दिया गया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का महासचिव कौन होगा। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है अलग अलग एग्जामों में भी। जवाब हो जाता है भारत सरकार के सचिव पक्ष का एक अधिकारी होगा, यानी जो है सचिव लेवल का एक अधिकारी होगा, वह जो है महासचिव हो सकता है किसका, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का। 21वां प्रश्न देखते हैं, इसमें दिया गया है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 कुल कितने अध्याय एवं धाराओं में विभाजित किया गया है। यानी मानवाधिकार जो है संरक्षण अधिनियम 1993 का जो है इसमें कितने अध्याय और कितने धाराएं हैं, यह आपसे पूछा गया है। तो इसमें जो है 8 अध्याय और 43 धाराएं हैं, ठीक है ना। इसमें कितने हैं, 8 अध्याय और 43 धाराएं हैं। यहां से आपका ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न दिया गया है दहेज मृत्यु की उपधारणा किसमें वर्णित की गई है, कौन सी धारा में दहेज मृत्यु की। जवाब हो जाएगा यह जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 118 में इसका वर्णन किया गया, ठीक है ना। किसमें, धारा 118 में इसका वर्णन किया है। किस कौन से अधिनियम में, यह जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में आया है, इसकी धारा 118 में दहेज मृत्यु की उपधारणा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सत्य नहीं है। केंद्रीय सरकार चिड़ियाघर प्राधिकरण के सदस्यों को हटा सकती है, यदि वह क्या करेंगे। क्या दिया है, सत्य नहीं है। इसका जवाब जाता है ऑप्शन नंबर यहां से डी। क्या हो जाएगा, इजाजत लिए बिना प्राधिकरण के लगातार 2 अधिवेशनों में अनुपस्थित होने पर जो है हटा नहीं सकती है, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा। और किस तरह से वो हटा सकती है इसको भी देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया जैसे अगर वह दिवालिया हो गया तो भी हटा सकती है, अगर वह विकृचित हो यानी पागल हो तब भी हटा सकती है, किसी अपराध के लिए दोषित ठहराया गया हो तब तो हटा ही देगी, कार्य करने से वो खुद कह देता कि हम नहीं कार्य कर पाएंगे तब भी हटा देगी। और जो है यहाँ पर ये वाला आपका डी जो ऑप्शन है यह सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का विस्तार है कहाँ पर है। यह प्रश्न बार बार देखिए इस सीरीज में हर जो है सेट में आ गया कि कौन सा जो है अधिनियम बना है कहाँ कहाँ लागू है। तो आप लोग जानते हैं जब से जो है जम्मू कश्मीर को जो है पूरे जो है केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, उसको जो है विशेष उपबंध जो मिले थे हटा दिया गया, तब से हर अधिनियम हर धारा जो है पूरे भारत पे लागू होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा संपूर्ण भारत पर, संपूर्ण भारत पर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं पर्यावरण का संरक्षण व सुधार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। पर्यावरण संरक्षण व सुधार, जवाब हो जाएगा यह जो है अनुच्छेद 48 ए में है। ऑप्शन यहाँ से ए सही होगा, किसमें, अनुच्छेद 48 ए में इसका वर्णन जो है किया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत गणराज्य के किस वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है। कौन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, यह जो है 37वें वर्ष में अधिनियमित किया गया है। कब किया गया है, यह जो है 1986 में किया गया है, ठीक है ना। यानी जब भारत गणराज्य हुआ यानी 1950 के 37वें वर्ष बाद 1986 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क पर दुर्घटनाओं तथा यातायात की समस्या से निजात पाने के लिए तथा वाहन चालकों की सुविधा के लिए किस रंग की रेखाएं खींची जाती हैं। आप लोग रोड पे चलते हैं तो आप लोग देखते हैं, देखिए एक चिन्ह से भी प्रश्न आएगा, इस तरह से भी यातायात नियम से प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन किस तरह की रेखाएं होती हैं। तो आप लोग हाईवे पर जो है अक्सर चलते ही रहते हैं, तो वहाँ के जो है भी सिंबल बने हो उस पर विशेष ध्यान देते रहिएगा। जवाब हो जाएगा इसमें जो है आपके सफेद भी खींचे जाते हैं और पीले भी खींचे जाते हैं, तो जाएगा उपयुक्त दोनों। काली रेखाएं नहीं होती हैं, सफेद रेखाएं कहीं कहीं होती हैं और कहीं कहीं जो है पीली रेखाएं भी होती हैं। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सीरीज पसंद आ रहे हो तो प्लीज आप लोग लाइक जरूर करते रहिए, जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं प्लीज आप लोग सब्सक्राइब का बटन तो जरूर प्रेस कर दीजिए। अगला प्रश्न है
केंद्र सरकार द्वारा मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत मोटर वाहनों को वापस बुलाने का आदेश दिया जाएगा। यदि कोई वाहन कैसा होता तो उसे वापस बुला लिया जाएगा। जवाब हो जाएगा वाहन पर्यावरण को क्षति पहुंचाता। अगर कोई वाहन है जो पर्यावरण उससे जो है संतुलन बिगड़ रहा है, यानी पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, तो ऐसे वाहनों को जो है वापस बुला लिया जाएगा। ठीक है ना। और यह जो है कठोर नियम कब बना? 2019 में यह बन गया था। ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ से सी सही होगा। अगला प्रश्न है मोटर वाहन अधिनियम 1988 में कुल कितनी धाराएं हैं? सीधे तौर पर या जो आसान तरह से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। जवाब हो जाएगा इसमें कुल जो है आपके 217 धाराएं हैं। ठीक है ना। 217 धाराएं हैं और यही अध्याय की बात किया जाए तो 14 अध्याय हैं। दोनों आप लोग ध्यान रखिएगा, 14 अध्याय हैं और 217 धाराएं हैं। अगला प्रश्न SC/ST एक्ट जो कि 1989 में बना था, इसमें कुल कितनी धाराएं हैं? SC/ST एक्ट में इसमें जो है कुल 23 धाराएं। ऑप्शन यहाँ से ये सही का 23 धाराएं हैं और 5 अध्याय हैं। SC/ST एक्ट में कुल 23 धाराएं और 5 अध्याय। अगला प्रश्न है किशोर न्याय यानी बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की किस धारा में परित्यक्ता बालक को परिभाषित किया गया? परित्यक्ता बालक को किसमें जो है परिभाषित किया गया है? कौन से अधिनियम में? किशोर न्याय अधिनियम 2015 में। जवाब हो जाएगा यह जो है धारा 2 के क्लॉज फर्स्ट में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब लागू हुआ था? घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम। जवाब हो जाएगा यह जो है 26 अक्टूबर 2006 में लागू हुआ था। बी ऑप्शन सही है। कब? 26 अक्टूबर 2006। अगला प्रश्न है दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत निराधार गिरफ्तार करवाए गए व्यक्तियों की प्रतिकर देने का उपबंध है? कौन? दंड प्रक्रिया संहिता कि किस धारा में इसका वर्णन किया गया है? यानी जो भी बिना आधार के किसी को गिरफ्तार किया गया है उसका प्रतिकर देने का उपबंध किसमें दिया गया है? जवाब हो जाएगा यह जो है धारा 358 में इसका वर्णन किया गया है। बी ऑप्शन से किसमें? धारा जो है 358 में इसका वर्णन किया गया। और दंड प्रक्रिया संहिता जो है कब बना था? तो यह जो है 1973 में जो है बना था। ऑप्शन यहाँ पर यहाँ माफ कीजिएगा, हाँ 1973 में बना था। ऑप्शन यहाँ से बी सही होगा। अगला प्रश्न दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 फर्स्ट क्लॉज डी के अंतर्गत निम्न में से कौन अपने माता पिता के भरण पोषण के जिम्मेदार है? यदि माता पिता स्वयं अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं, यानी माता पिता जो है सक्षम नहीं है खुद का जो है भरण पोषण करने के लिए, तो कौन उसके लिए जिम्मेदार है? यानी उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पुत्र लेगा या पुत्री लेगा या दोनों ले सकते हैं? जवाब हो जाएगा यह जो है पुत्र और पुत्री दोनों की जिम्मेदारी है। सी ऑप्शन सही होगा। क्या? पुत्र और पुत्री दोनों की जिम्मेदारी यह है। ऑप्शन यहाँ से सी होगा। और यह कौन सी धारा में है? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 फर्स्ट क्लॉज डी में इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न जमानती अपराध कौन सा है? इनमें से जमानती अपराध कौन सा है? जवाब हो जाएगा दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची में जिनमें जमानती अपराध का उल्लेख किया गया है उसका जो है वही। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी भारतीय दंड संहिता की धारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 व 21 के अधीन असंवैधानिक करार की गई है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी धारा 303 जो है इसे असंवैधानिक करार कर दिया गया। किस भारतीय दंड संहिता का जो है धारा 303? डी ऑप्शन यहाँ से आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बूटा सिंह बनाम पंजाब राज्यवाद किससे संबंधित है? बूटा सिंह बनाम पंजाब राज्यवाद। जवाब हो जाएगा यह जो है
ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही होगा। यह जो है धारा 99 से संबंधित, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किससे? धारा 99, किसके धारा? जो है भारतीय दंड संहिता की धारा 99 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, सामान्य आशय का अर्थ क्या है? 38वां प्रश्न, सामान्य आशय का अर्थ पूछा गया है, क्या है? तो सामान्य आशय का अर्थ है सभी द्वारा आशय में भागीदारी। ठीक है, सभी द्वारा आशय में भागीदारी जो है सामान्य आशय का है। 39 नंबर प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की धारा 1 किससे संबंधित? धारा 1 में किसका वर्णन किया गया है? तो इसमें जो है नाम और उसके प्रवर्तन के विस्तार का वर्णन किया गया, यानी किसी भी चीज का नाम और वह कहां तक उसका विस्तार है, इसका वर्णन। भारतीय दंड जो है दंड संहिता अधिनियम 1860 की यहाँ पे बात हो रही है। अब देखिए जो आपका भारतीय न्याय संहिता अधिनियम 2023 की जो आई है, देखिए यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में ज्यादातर कोई नहीं बता रहा है, क्योंकि जो है ये सभी जो है इंपॉर्टेंट नए क्वेश्चन बन रहे हैं। तो भारतीय न्याय संहिता अधिनियम 2023 की धारा 304 में जो है किस अपराध के बारे में वर्णन किया गया? 304 में जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी, इसमें जो है झपटमारी का वर्णन किया गया है, यानी जो है छिनैती जिसे बोलते हैं, जो है स्नैचिंग, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्नैचिंग, यानी कोई जा रहा है उसकी गले से जो है माला खींच लिया, अंगूठी खींच लिया, पैसा छीन के भाग गया। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें कुल जो है 51 प्रैक्टिस सेट है, सारे के सारे कवर हो जाएंगे। तो अगर आप जुड़े रहेंगे तो पूरा प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। लेटेस्ट बुक है, एकदम नए पैटर्न पे है, तो आप लोग जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न है, जमींदारी उन्मूलन समिति की पहली बैठक का समय क्या है, यानी कब हुई थी जमींदारी उन्मूलन समिति की गठन? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 14 नवंबर 1946 को हुआ था। सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, वाद कारण और पीड़ित व्यक्ति की संकुचित धारण का स्थान अब वर्गकार का ही लोकहित में वाद लाने की विस्तृत धारणा ने लिया है, यानी धारण ने लिया है। यह कथन किस न्यायमूर्ति ने कहा है? जानिएगा, यह जो है वक्तव्य है किसने, किसकी वक्तव्य है? तो यह जो है न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने ऐसा कहा है। ये ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर जनहित याचिका यानी पीआईएल के रूप में विचार नहीं किया जा सकता? जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी मकान मालिक और किराएदार के मामले में जनहित याचिका नहीं हो सकती, और पेंशन मामले में जो कि संबंधित सेवा मामला जो भी है, यहाँ पर जनहित याचिका के रूप में पीआईएल नहीं दायर किया जा सकता। हो जाएगा आपका ए और बी दोनों, बी ऑप्शन यहाँ से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र कहाँ पर स्थित है? साइबर अपराध समन्वय केंद्र, तो यह जो है आपके नई दिल्ली में है। डी ऑप्शन सही होगा, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, धोखे से तथा प्रतिरूपण द्वारा कंप्यूटर स्रोतों या मोबाइल फोन के प्रयोग के अपराध सूचना तकनीकी अधिनियम किस धारा में घोषित किया गया है? जवाब हो जाएगा, यह जो है धारा 66 डी में घोषित किया गया है। डी ऑप्शन होगा धारा 66 डी। अगला प्रश्न, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान केरल, जो कि आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट है, इसके द्वारा विकसित मोबाइल ऐप का नाम बताइए, यानी इसके द्वारा जो है कौन सा मोबाइल ऐप विकसित किया गया है? तो यह जो है क्षेमम ऐप विकसित किया गया है। ए ऑप्शन सही है, कौन सा? क्षेमम ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कौन से वर्ष में लागू हुआ था? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, तो यह जो है सन 2000 में आया था। बी ऑप्शन सही होगा सन 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को निवारक निरोध की गई गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 22 का 4 से लेकर 7 तक है। अनुच्छेद 22 में जो है क्लॉज 4 से लेकर 7 तक इसका वर्णन किया गया है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का विस्तार नहीं है? किस राज्य में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम नहीं लागू है? जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, यानी सभी राज्यों में जो है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लागू है। अगला प्रश्न है, भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध से आरोपित व्यक्ति यानी अभियुक्त क्या हो सकता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अपने मामले में स्वयं सक्षम साक्षी हो सकता है। ऑप्शन यहाँ से ए सही होगा, स्वयं साक्षी वह बन सकता है। अगला प्रश्न है, भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम 1988 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो इसमें कुल 31 धाराएं हैं। सी ऑप्शन सही होगा, कितनी है? 31 धाराएं हैं। अगला प्रश्न है, आयकर अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यक्ति की आवासीय स्थिति नहीं है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी, अनिवासी लेकिन सामान्यतः अनिवासी नहीं। यहां से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, आयकर का शुल्क आयकर अधिनियम 1961 की किस धारा के तहत परिभाषित किया गया है? आयकर का शुल्क जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धारा 4 में परिभाषित किया गया है। डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कोई भी लोक सूचना अधिकारी सूचना प्रार्थी को यह कहकर सूचना से वंचित नहीं रख सकता है जो कि सूचना उसके अधीन रहनी चाहिए, उसके दस्तावेज गायब हैं, इसे लोक अभिलेख अधिनियम 1993 की उल्लंघन माना जाएगा और इसे अधिकतम कितने साल की कारावास की सजा हो सकती है? जवाब हो जाएगा अधिकतम 5 साल की कारावास की सजा हो सकती है। सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति सहकारी समिति जो किसी निजी निकाय भी हो इसके बारे में सूचना प्राप्त करना चाहता है तो उसे सूचना दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, पूछा गया है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूचना दी जाएगी यदि ऐसा सूचना सूचना अधिकार अधिनियम द्वारा प्रतिसिद्ध न हो तो, यानी उसे रोका न गया हो तो वह सूचना निश्चित रूप से दी जाएगी। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम के कौन से प्रावधान तत्काल प्रभावी हो गए थे? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी धाराएं जो है तुरंत से लागू हो गई थी सूचना के अधिकार अधिनियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकारों के प्रथम सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था जो कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था? इसका जवाब है ऑप्शन बी, यह जो है तेहरान में हुआ था। कहां पर हुआ था? तेहरान में। यहां से आपका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 40 में केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति दी गई है। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियम संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष कुल कितनी अवधि के लिए रखे जाएंगे? जवाब है यह जो है 30 दिन के लिए रखे जाएंगे। बी ऑप्शन सही है, 30 दिन। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार आयोग के कार्यों एवं उद्देश्यों का उपबंध है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में किस धारा में है इसका वर्णन? जवाब हो जाएगा यह जो है धारा 12 में इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कुल कितनी धाराएं हैं? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो कि 1993 में बना था, इसमें कुल धाराओं की संख्या पूछा गया है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें कुल जो है 43 धाराएं हैं। कुल कितने हैं? 43 धाराएं हैं। अगला प्रश्न है, बीएनएस, ध्यान रखिएगा, बीएनएसएस कौन सा अध्याय अपील से संबंधित है? जवाब हो जाएगा यह जो है अध्याय 31 जो है यह अपील से संबंधित है। डी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, अध्याय 4 बी राष्ट्रीय ब्याज संरक्षण प्राधिकरण के अंततः स्थापित किया गया है किस अधिनियम के द्वारा? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी,
अधिनियम 2006 द्वारा जो है स्थापित किया गया है। बी ऑप्शन सही है, अधिनियम 6 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? जवाब हो जाएगा, इसमें कुल जो है 66 धाराएं हैं। डी ऑप्शन सही है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में कुल 66 धाराएं हैं। अगला प्रश्न, भारतीय न्याय संहिता 2023 में कितने प्रकार के दंड का उल्लेख किया गया है? जो कि न्याय संहिता 2023 वाला है, 1860 को परिवर्तित करके 2023 में लाया गया, आप लोग जानते हैं। तो इसमें दंड के कितने प्रकार का उल्लेख किया गया है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कुल 6 प्रकार के दंड का उल्लेख किया गया है। बी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का विस्तार कहां तक है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 तो ये जो है संपूर्ण भारत पर इसका विस्तार है। ये ऑप्शन सही है, संपूर्ण भारत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन सड़कों पर विभाजक बने हैं वहां विभाजित करने के लिए किस रंग की रेखाएं लगाई जाती हैं? यानी डिवाइडर जहां बना है तो उस पर किस रंग की रेखाएं बनी होती हैं? इसका जवाब है ऑप्शन बी, सफेद लाइन बने होते हैं। बी ऑप्शन सही है कि सफेद लाइन बने होते हैं। यहाँ पर देखिए सफेद और पीले रंग के जो है पट्टियां आपको दिखने को मिलती हैं रोडों पर, तो उसको ध्यान में रखिएगा, कौन सी जगह सफेद रहते हैं, कौन सी जगह पीले रंग की होती है। अगला प्रश्न, मोटरयान अधिनियम की धारा 112 में उल्लेख किया गया है। इसका उल्लेख किया गया है धारा 112 में, मोटरयान अधिनियम में। जवाब हो जाएगा, इसमें जो है गति सीमा का वर्णन किया गया, यानी कहां पर किस गति से चलना है। अगला प्रश्न है, मोटरयान अधिनियम 1988 का विस्तार कहां तक है? जवाब हो जाएगा, इसका विस्तार जो है संपूर्ण भारत पर। कहां पर है? संपूर्ण भारत पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के तहत परिभाषाएं संबंधी प्रावधान किस धारा में दिया गया है? जवाब है, यह जो है धारा 2 में इसका वर्णन किया गया है, परिभाषा दी गई है अनुसूचित जाति जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर न्याय यानी बालकों की देखरेख और संरक्षण संबंधित अधिनियम 2015 की किस धारा में दत्तक ग्रहण परिभाषित है? यानी दत्तक पुत्र को मतलब गोद लेने से संबंधित प्रावधान किसमें दिया गया है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यह जो है धारा 2 के क्लॉज 2 में इसका वर्णन किया गया है, दत्तक ग्रहण यानी गोद लेने से संबंधित प्रावधान इसमें है। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम में वर्णित कुल कितनी धाराएं हैं? घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम में कुल कितनी धाराएं पूछा गया है? तो इसमें जो कुल 37 धाराएं हैं। बी ऑप्शन सही होगा, कितनी? 37 धाराएं। अगला प्रश्न है, इनमें से गलत युग्म का चुनाव कीजिए। इसमें से कौन सा युग्म गलत है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी, छोटे मामलों में अपील न होना धारा 372 में वर्णन है, यह गलत है। यानी किसी भी मामले में अपील हम कर सकते हैं, यहाँ से डी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर बितर करने का उपबंध दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, धारा 129 में इसका वर्णन। धारा 129 में, जैसे जो धारा 144 है कई लोग इकट्ठे न हो, वही धारा 129 की तरह। ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाए। अगला प्रश्न, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 सी से लेकर 2 जो है ग तक, इसमें निम्नलिखित में से क्या परिभाषित किया गया है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, इसमें जो है संज्ञेय अपराध का वर्णन किया। क्या? संज्ञेय अपराध का वर्णन इसमें किया गया है। डिटेल में जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें आप लोग देखेंगे कि संज्ञेय अपराध क्या होता है, जो है जमानती अपराध क्या होता है, अजमानती अपराध क्या होता है, इस सब चीजों का जो है आगे बात की जाएगी जब जो है डिटेल में इसको हम लोग पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहेद अपराध की धारा 304 बी
भारतीय दंड संहिता की विवेचना किसके द्वारा की जाती है? दहेज अपराध की विवेचना जो है किसके द्वारा की जाती है? जवाब है यह जो है पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी के द्वारा किया जाता है, जो है विवेचना, अगर कोई मामला दहेज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपबंध नहीं होगा? यानी आत्मरक्षा का जो है अधिकार नहीं होगा किस मामले में? जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य, इस मामले में जो है आत्मरक्षा का उपबंध नहीं होगा। अगला प्रश्न है, धारा 34 लागू होने के लिए आवश्यक है कि आपराधिक कृत्य किया गया हो। कितने व्यक्तियों के द्वारा किया गया तब धारा 34 लागू होता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो वहां पर जो है धारा 34 लागू होता है। यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता में कुल कितनी धाराएं हैं? भारतीय दंड संहिता में जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इसमें जो है कुल 511 धाराएं हैं। सी ऑप्शन सही का 511 धाराएं। अगला प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल कितनी धाराएं? जवाब हो जाएगा इसमें कुल जो है 20 धाराएं हैं। ऑप्शन यहाँ से ए सही का कुल 20 धाराएं हैं। और इस प्रतिशत का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में संज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया है, किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो यह जो है धारा 2 के क्लॉज ए के जी में इसका वर्णन किया गया है। धारा 2 फर्स्ट क्लास जी में इसका वर्णन किया गया। तो इस तरह से हमने जो है 5वां प्रैक्टिस सेट पूरा कर लिया है। वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर करें, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।